afternoon to all students. Today we shall discuss the condition is called lung abscess. This is a disease or a condition of respiratory system. So today we continue our classes with a new topic which is lung abscess. Then लंग एब्सेस जो है आपने सुना होगा, एब्सेस है ना फॉर्मेशन ऑफ पस. तो लंग एब्सेस है ना फॉर्मेशन ऑफ पस इन द लंग ड्यू टू एनी प्रोसीजर्स, ड्यू टू एस्पिरेशन, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया, एस्पिरेटेड निमोनिया, और द मेन कॉज आर बैक्टीरियाज. सो इट मे बी क्योर विथ मेडिसिन्स और समटाइम्स इट need some surgical treatment. So now we shall start with introduction. So now I am going to introduce my topic, lung abscess. Lung abscess is an acute or chronic infection of the lung. क्या ये acute भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है. Marked by a localized collection of pus, inflammation and destruction of tissue. तो इसमें क्या है, लंग एब्सेस मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि कलेक्शन, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस, इन्फ्लामेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिक्विड इफेक्टिव नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इज मोर देन 2 centimeters containing necrotic debris or fluid caused by microbial infection. This pus-filled cavity is often caused by aspiration, which may occur during anesthesia, sedation or unconsciousness from injury. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कारण से अगर पस फॉर्म हो रहा है, पस जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, प्लस डेब्रीज, डेड टिश्यूज़, ये सब जमा हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज़ हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, लंग एब्सेस कहेंगे. डेफिनेशन कि अगर अपन बात करें ना, वी कम्स ऑन डेफिनेशन. लंग एब्सेस इज डिफाइंड एज नेक्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिस और फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन. तो क्या है, एक नेक्रोसिस ऑफ पल्मोनरी टिश्यूज, जो पेरेनकाइमल टिश्यूज़ है, जो हेल्दी टिश्यूज़ है, फंक्शनल टिश्यूज़ है, वो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाता है, उसका डेथ हो जाते हैं वो. एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इसमें क्या हो जाएगा, कैविटी फॉर्म हो जाएगी जो लगभग 2 सेंटीमीटर से बड़ी रहेगी, मोर देन 2 सेंटीमीटर जो है उसका कैविटी का साइन रहेगा. डेब्रिज ऑफ फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन. तो क्या, एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ. लंग एब्सेस डिफाइंड एज नेक्रोसिस ऑफ द पल्मोनरी टिश्यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटी कंटेनिंग नेक्रोटिक डेब्रिज ऑफ फ्लूइड कॉज्ड बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन, क्योंकि मोस्टली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है. अपन बात करेंगे एटियोलॉजी की. तो एटियोलॉजी जो है इसकी कॉजेज जो है, द इमीडिएट कॉज ऑफ मोस्ट लंग एब्सेस इज इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. तो मोस्टली किसके कारण हो रहा है, ये बैक्टीरिया के कारण हो रहा है. तो अबाउट 65% ऑफ दीज इन्फेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोब्स विच आर बैक्टीरिया दैट डू नॉट नीड एयर और ऑक्सीजन टू लाइफ. तो एनएरोब्स के बैक्टीरिया जो है उसका मेन कारण है. 65% लोगों में जो लंग एब्सेस हुआ है वो किसके कारण हुआ है, एनएरोब्स के कारण हुआ है. कुछ पॉजिटिव एजेंट्स है जो मैं बताना चाहूँगा. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से है, बैक्टीरियाइड्स स्पेसीज, फ्यूसोबैक्टीरियम स्पेसीज, प्रोटियस स्पेसीज, एरोबैक्टर स्पेसीज, ई कोलाई या स्कैरिकिया कोलाई. ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रीडियम स्पेसीज, स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज, एक्टिनोमाइसिस स्पेसीज. और अपन रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर में एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल कंटेंट, निमोनिया, नियर ड्राइविंग और एस्पिरेशन, पेनिट्रेटिंग पल्मोनरी ट्रोमा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, क्रोनिक लंग डिजीज, हेपेटिक एब्सेस, स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, ये सब जो है रिस्क फैक्टर है जिनके कारण जो है
क्या हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकता है। जैसे एस्पिरेशन है, जो कंटेंट है एस्पिरेट होकर लंग्स के अंदर चला जाए तो वहाँ पे जाके वो जमा हो जाएगा। निमोनिया है, निमोनिया मैंने पहले बोल दिया कि अगर कॉम्प्लिकेशंस है ये एस्पिरेशन निमोनिया। पेनिट्रेटिंग पल्मोनरी ट्रॉमा, अगर किसी भी चीज़ से ट्रॉमा होता है, चाहे वो एक्सीडेंट के द्वारा हो या कोई चीज़ चुभ जाए, रोड एक्सीडेंट हो, किसी भी कारण से अगर ट्रॉमा होता है पल्मोनरी ट्रॉमा, तो वहाँ चांस रहता है लंग एब्सेस का, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ पे डेवलप होगा। जहाँ भी इन्फेक्शन डेवलप होगा, इन्फ्लामेशन डेवलप होगा, वहाँ एब्सेस फॉर्म होने का चांस रहता है, अगर प्रॉपर वे में स्टार्टिंग बिगनिंग स्टेज इनिशियल स्टेज पर अगर अपन केयर नहीं करते हैं तो। क्रोनिक लंग डिजीज़, tricuspid endocarditis, all these are the risk factors of lung abscess. Now we comes on pathophysiology. Most frequently the lung abscess arises as a complication of aspiration pneumonia caused by mouth anaerobes. The patient who develop lung abscess are predisposed to aspiration and commonly have periodontal disease. A bacterial inoculum from the gingival crevice, gingival crevice जो रहती है एक नैरो ओपनिंग रहती है, reaches the lower airways and infection is initiated because the bacteria are not cleared by the patient's host defense mechanism. This results in aspiration pneumonitis and progresses to tissue necrosis 7 to 14 days later, resulting in formation of लंग एब्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि लंग एब्सेस जो है वो किसके कॉम्प्लिकेशन से, निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन से होता है, और बाय माउथ एनारोब्स के कारण जो है वो हु डेवलप्ड लंग एब्सेस आर प्रेडिस्पोज टू एस्पिरेशन। यानी उसमें क्या चांस रहता है, एस्पिरेशन का चांस रहता है। जैसे अपन ने बात की थी कि स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, जो बेड रिटर्न पेशेंट है, निमोनिया वाले पेशेंट है, ओरोफेरिंजियल कंटेंट का जो एस्पिरेशन हो रहा है, तो वो जो पेशेंट रहेगा, जो भी पर्सन रहेगा हु डेवलप्ड लंग एब्सेस आर प्रेडिस्पोज टू एस्पिरेशन एंड कॉमनली हैव पेरियोडोंटल डिजीज़। है ना, पेरियोडोंटल कोई भी डिजीज़ उसको रहेगा। और अ बैक्टीरियल इनओक्यूलम फ्रॉम द जिंजिवल क्रेविस एंड रीचेज द लोअर एयरवेज। तो क्या होगा, एक नैरो ओपनिंग के द्वारा बैक्टीरिया का जो जहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्म हुए हैं, बहुत सारे बैक्टीरियन कॉलोनी बना ली है, वो क्या करेंगे, वो एक नैरो ओपनिंग के द्वारा, छोटी ओपनिंग के द्वारा लोअर एयरवेज में, लंग्स में पहुँच जाएंगे एंड इन्फेक्शन इज इनिशिएटेड। और क्या होगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे जाके, बिकॉज द बैक्टीरिया आर नॉट क्लियर्ड बाय द पेशेंट्स होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि जो बैक्टीरियाज रहेंगे जो कहाँ से गए, इनोकुलम फ्रॉम द जिंजिवल क्रेवाइस, वो जो अपना बॉडी का, पेशेंट की बॉडी का जो होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, वो क्या नहीं कर पाएगा, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, डेवलप हो जाएगा इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस एंड प्रोग्रेशन टू टिश्यू नेक्रोसिस। तो वहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जो टिश्यूज़ है, पेरेन्काइमल टिश्यूज़ है, उनका नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा 7 to 14 डेज के बाद, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लंग एब्सेस। और लंग एब्सेस का फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एब्सेसेस जनरली डेवलप इन द राइट लंग एंड इन्वॉल्व्स द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब और बोथ। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द इन्फेक्शन मटीरियल फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स इनटू दीज डिपेंडेंट एरियाज। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी। नाउ कम्स ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है लंग एब्सेसिस के, वो है अ कफ दैट में प्रोड्यूस ब्लडी, प्रूडेंट और फाउल स्मेलिंग स्पूटम, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, डिस्पनिया, एक्सेसिव स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, हेडेक, diaphoresis, weight loss and bluish discoloration of the skin caused by lack of oxygen। तो ये सब जो है क्या, क्योंकि कफ जो है कैसा हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग, और क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्लड
ब्लडी प्रोड्यूंट, क्योंकि वहाँ पे जो है एब्सेस फॉर्म हो गया है और वो जो है कफ के साथ बाहर निकलेगा और बहुत ज़्यादा स्मेल करेगा, फाउल स्मेलिंग इसलिए बोला है। डिस्पनिया, जो पेरेन्काइमल टिश्यूज़ है वो डेथ हो रहा है और एब्सेस बढ़ता जा रहा है तो देर सांस लेने में दिक्कत होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, WBC काउंट बढ़ेगा, हेडेक, डायफोरेसिस, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, वेट लॉस होगा क्योंकि डाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा, रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं है तो, एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रॉपर ना होने के कारण तो ऑक्सीजन जो है सारे टिश्यूज़ को प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो देयर में भी चांस ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो द डायग्नोसिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री एंड जनरल हेल्थ एज वेल एज इमेजिंग स्टडीज़। तो फर्स्ट अपन बात करें तो हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग में अपने को कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या एज है, पर्सनल हिस्ट्री लेनी है, उसका जो भी वो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट कंप्लेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग लेना है। इसके अलावा उसको कोई एडिक्शन तो नहीं है, एल्कोहलिज्म तो नहीं है, स्मोकिंग तो नहीं करता है, न्यूमोनिया का पेशेंट तो नहीं है, या पहले कोई लंग्स की क्रोनिक लंग डिजीज़ कुछ हुई हो, तो ये सब अपने को पता करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन जो है साउंड सुन सकते हैं। चेस्ट एक्सरे जो है उससे पता चलता है, द चेस्ट एक्सरे विल शो अ थिक वॉल्ड यूनिफाइड क्लियर स्पेस और कैविटी सराउंडेड बाय सॉलिड टिश्यू। ये अपने को एक्सरे के अंदर फाइंडिंग देखने को मिल सकती है। ब्रोंकोस्कोपी अपन यूज़ करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कल्चर लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं, एग्जामिनर यूज़ फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप विद अ प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश टू टेक मटीरियल डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट्स लंग्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा कल्चर लेंगे और उसको कल्चर लेके उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, जिससे अपने को पता चले कि जो ऑर्गेनिज्म है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सा है, उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर विल यूज़ द रिजल्ट्स ऑफ चेस्ट एक्सरे टू हेल्प डिस्टिंग्विश लंग एब्सेस फ्रॉम एम्पाइमा और ट्यूबरक्यूलोसिस। तो डॉक्टर जो क्या करेगा, चेस्ट एक्सरे के द्वारा जो है लंग एब्सेस को किससे डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंट अलग करना, किससे अलग करेगा, एम्पाइमा और ट्यूबरक्लोसिस। कि लंग एब्सेस ही है, उसको एम्पाइमा या ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है। पेशेंट विथ लंग एब्सेस एक्सरे विल शो ए थिक वॉल्ड यूनिफाइड क्लियर स्पेस फॉर कैविटी सराउंडेड बाय सॉलिड टिश्यूज। डॉक्टर may also order CT scan of chest in order to have a clear picture of exact location of abscess। तो डॉक्टर जो है किसके CT स्कैन के लिए भी जाएंगे, इमेजिंग स्टडी के लिए, क्यों पता लगाने के लिए, क्लियर पिक्चर ऑफ एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एब्सेस की। एब्सेस फॉर्म कहाँ हुआ है लंग्स में, एक एग्जैक्ट जगह कौन सी लोब में हुआ है, किस जगह हुआ है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए अगर चेस्ट एक्सरे से नहीं पता चलता है तो किसके लिए जाएंगे, CT स्कैन के लिए जाएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट में पता चलेगा ESR हाई आएगा, CRP बढ़ा हुआ आएगा, WBC बढ़ा हुआ आएगा। फिर उसके अलावा लेब स्टडी के अंदर अपन स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे टू नो द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। फिर इसके अलावा ट्रांस ब्रोंकियल एस्पिरेट्स कल्चर लेंगे, मैंने बता दिया था ब्रोंकोस्कोप के द्वारा की सहायता से ये जो है ट्रांस ब्रोंकियल एस्पिरेट्स कल्चर जो लेंगे और पता लगाएंगे लंग एब्सेस के बारे में। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट थे जो कि हेल्पफुल है किसका पता लगाने के लिए, लंग एब्सेस के बारे में पता लगाने के लिए। मैनेजमेंट, अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो है इसका मेडिकली जो है इसको ठीक किया जा सकता है। लंग एब्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रग्स, ऑक्सीजन थेरेपी एंड surgical therapy. The antibiotics that are usually given for lung abscess are broad spectrum antibiotics in the basis of causative agents is anaerobic then metronidazole or
clindamycin. If causes aerobic beta lactams, cephalosporins are given. If causes staphylococcus, vancomycin, antibiotics are given. Oxygen therapy is given to relieve the hypoxemia. Post-oral drainage is very important to have the discharge of necrotic material and mucopurulent discharge from the lungs. Because lung abscess is a serious condition, patient need bed rest. Most patients with lung abscess will not need surgery. About 5% of patients, usually those who do not respond to antibiotics or are coughing up of large amount of blood, may have emergency surgery. The first procedure, surgical procedure is pneumonectomy और लोबेक्टोमी. तो कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें लंग एब्सेस के, लंग एब्सेस को जो ट्रीट किया जाता है वो किसके द्वारा ट्रीट कर सकेंगे? एंटीबायोटिक ड्रग के द्वारा वैसे अपन ट्रीट कर सकते हैं. एंटीबायोटिक ड्रग अगर कॉजेटिव एजेंट क्या है, अगर कॉजेटिव एजेंट है एनएरोबिक, तो अपन क्या दे देंगे? मेट्रोनिडाजोल या क्लिंडामाइसिन या प्रेस्क्राइब्ड जो भी एंटीबायोटिक रहेगी डॉक्टर्स के द्वारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एक्यूट है, क्रोनिक है, सीवियरिटी क्या है डिजीज़ का, पॉजिटिव एजेंट क्या है, उसके बेस पे दिया जाएगा. यहाँ मैं सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को. इफ़ पॉजिटिव एजेंट एरोबिक दैन बीटा लैक्टेम्स, सेफेलोस्पोरिन्स अपन देंगे. अगर कॉज स्टेफाइलोकोकस है तो वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स दी जाएगी. तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए एंटीबायोटिक्स के. इसके अलावा अगर अपन एंटीबायोटिक्स की बात करें तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेंगे वो अपने को एंटीबायोटिक देना है, डोज उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा. ऑक्सीजन थेरेपी बहुत ज़रूरी है. जैसे अपन ने सिम्टम्स में अपन ने देखा था कि किसका चांस रहता है, साइनोसिस का चांस रहेगा, ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन का. तो जहाँ हाइपोएक्सिमिया है उसको ट्रीट करने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ेगा. उसके बाद अगर अपन बात करें पोस्टरल ड्रेनेज, तो चेस्ट फिजियोथेरेपी जो दी जाएगी, क्योंकि जो पस कलेक्ट हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी? चेस्ट फिजियोथेरेपी में पोस्टरल ड्रेनेज की, जो कि किसके डिस्चार्ज में हेल्पफुल है? नेक्रोटिक मटेरियल एंड म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द लंग्स को. तो नेक्रोटिक मटेरियल और म्यूकोपुलेंट को बाहर निकालने के लिए पोस्टरल ड्रेनेज जो है, पोस्चुरल ड्रेनेज चेस्ट फिजियोथेरेपी का ही में आता है ये, वो करेंगे. इसके अलावा पेशेंट को कंप्लीट रेस्ट, बेड रेस्ट देंगे. पेशेंट अगर सही नहीं होता है एंटीबायोटिक से, वो बहुत रेयर चांस है, तो 5% पेशेंट में अपन जो अफेक्टेड एरिया है उसको रिमूव कर देंगे. उसको अपन क्या कहेंगे? लोबेक्टोमी या न्यूमोनेक्टोमी. तो जो लोब जहाँ पे डिजीज़ हुई है, जो इफेक्टेड लोब है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया को रिसेक्शन कर देंगे, मतलब उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि पेशेंट जो है सही रहे. इसके अलावा जो है नर्सिंग मैनेजमेंट आप घर से लिख लेना. क्लिनिकल में पूरा डिजीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. नर्सिंग मैनेजमेंट आपको घर से लिखना है. सो नाउ आई कंक्लूड माय क्लास. थैंक यू वेरी मच.